लास्ट टाइम हमारा जो सेशन हुआ था मैंने डिस्कस किया था कैसे आप स्मॉल कैप मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, हमने डिटेल में बात की थी। अब ये सेशन में हम लोग सेकंड पार्ट उसका लाएंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आप किस तरह से इन्वेस्ट कीजिए, ये जो मार्केट फॉल है उसका किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अच्छे स्टॉक्स लेने में एंड ओवर द टाइम जो ज़बरदस्त रिटर्न दे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको एसआईपी मैनर में करना है तो एसआईपी मैनर में इन्वेस्ट करिए, लेकिन ये समय को जाने मत देना। ये कुछ फेज़ है, 1-2 वीक में शायद, पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बॉटम बन सकता है, तो वो बॉटम का फ़ायदा हमें उठाना है। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे। तो लास्ट टाइम हमने जब बात की तो काफ़ी सारे सेक्टर्स की बात की थी। उसके सिवाय के जो सेक्टर्स है वो हम लोग लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट फ्राइडे का वीडियो आप देख लेना, यूट्यूब में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप जाके देखिए। स्मॉल कैप और मिड कैप के नाम के ही होगा। दिस इज़ द पार्ट 2। सो आर यू रेडी फॉर दिस? यस। ओके, तो आगे जाने से पहले आपके पास कौन से स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक सेगमेंट लेते हैं, वो है कैपिटल गूड्स सेगमेंट। काफ़ी फेमस सेगमेंट है और एक तरह से अगर उसका जो कहते हैं बेल वेदर स्टॉक कौन सा है, एल-एन-टी। अब एल-एन-टी देखें तो ऑलरेडी काफ़ी डाउन है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि जो 37% जो ऑर्डर बुक आता है एल-एन-टी का वहाँ से आ रहा है मिडल ईस्ट, और वहाँ अगर इतना तनाव भरा मामला रहेगा तो पता नहीं है किस तरह से एग्जीक्यूशन डिले होगा, तो उनके कैश फ्लो और वहाँ वर्किंग कैपिटल में इशू आ सकते हैं। उसके वजह से ये स्टॉक काफ़ी गिर रहा है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल मिड कैप की, तो मिड कैप में ऑफ कोर्स एल-एन-टी मिड कैप नहीं है, लेकिन मिड कैप में आपको यही फोकस करना है कि गाइस डू राइट इट डाउन, आपके कौन से स्टॉक्स है कैपिटल गुड्स सेगमेंट में, तो मुझे पता चले। जस्ट राइट इट डाउन। होप मेरी आवाज़ आपको बराबर सुनाई दे रही है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको ऑर्डर बुक देखना है। ऑर्डर बुक नॉर्मली सभी कैपिटल गुड्स कंपनी का अच्छा रहता है, तो लेकिन ओवरऑल उनका एग्जीक्यूशन कैसा है? अभी एल-एन-टी क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम लग रहा है। क्या आगे जाके क्या एक बड़ा एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम होगा? अगर एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम होता है तो ऑफ कोर्स स्टॉक प्रेशर में आता है। वैसे ही हमें जो भी कहते हैं ना कि मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज़ है, हमें आपको एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एग्जीक्यूशन में सही नहीं हुआ तो एक बड़ा इशू आ सकता है। और क्या होता है, एग्जीक्यूशन नहीं तो मार्जिन स्टेबिलिटी नहीं रहती, मार्जिन भी आपको प्रेशर में आ जाता है जैसे वो प्रोजेक्ट डिले होता है। प्लस ये जो वॉर सिचुएशन होते हैं उसमें कमोडिटी का कहते हैं ना प्राइजेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, ऐसे ऑल दैट, तो उसके वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं। रही बात डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक में गवर्नमेंट का पुश अच्छा खासा है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि थोड़ा भी वहाँ डिले होता है तो इनको कैश फ्लो का इशू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें एल्कोन इंजीनियरिंग लेते हैं, टीडी पावर सिस्टम एंड ऑल दैट, नो दे आर ऑल नो कंपनियाँ अच्छी है, ठीक है। अगर हम लोग अशोक बिल्डकॉन ले ले या कई और, अशोक बिल्डकॉन तो ऐसे इंफ्रा में आता है, लेकिन जो भी कैपिटल गुड्स रिलेटेड जितनी भी कंपनी है आपको ये बहुत ही ध्यान से देखना है। कैपिटल अगर हम लोग बात करें तो कैपेक्स की साइकिल ऊपर जा रही है तो कैपिटल गुड्स को फ़ायदा होगा, वो टेंशन मत लीजिए। लेकिन क्या होता है कि आपको यहाँ भी थोड़ा एसआईपी मैनर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें अभी तक श्योर नहीं है। अगर हम लोग एबीबी, कमिंस, सीमेंस उन सब की बात करें, हिटाची एनर्जी, वो भी कैपिटल गुड्स में ही आती है, पावर सेक्टर में आती है, लेकिन कैपिटल गुड्स सेक्टर ही गिना जाता है। उनके वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था, वो भी अच्छे हैं, लेकिन यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड। मेक इन इंडिया चल रहा है तो ये सब कंपनी को प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। ओके, तो अच्छा सेक्टर है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना। गाइस मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे हमें सेक्टर्स कवर करने हैं। मीनवाइल आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेगा, आई ट्राई टू टेक इट, नहीं तो एंड में मैं ज़रूर लूँगा, ठीक है। एंड में मैं Q&A रखूँगा, वहाँ मैं ज़रूर लूँगा। अभी हम लोग बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। रियल एस्टेट सेक्टर में भी आप देखो बहुत ही स्टॉक गिर चुके हैं। लोडा 50%, अगर आप हम लोग बात करें डीएलएफ 55% जितना गिर चुका है। उसमें काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप है, जैसे शोभा है, नो कोल्टे पाटिल है, अनंतराज है, ब्रिगेज एंटरप्राइज है, बहुत सारे है। अभी चल नहीं रहा है, पिछले 8-10 महीने से रियल एस्टेट चल नहीं रहा है। अभी उम्मीद थी कि वो चलना चालू करेंगे। क्यों? इंटरेस्ट रेट डाउन साइकिल थी,
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ, थोड़ा बीच में रेसिडेंशियल का जो ना सेल्स में थोड़ी इशू आई थी, इसलिए काफ़ी सारे स्टॉक्स गिरे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी ये पिकअप होगा, तहीं ये वॉर की सिचुएशन आ गई। अभी क्या हुआ है आप समझो, अभी ये वॉर सिचुएशन में ये हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल पहले थी वो रिवर्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आपका इंपोर्ट कॉस्ट जो कहते हैं ना, सॉरी, आपका इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट तभी लो होता है जब इन्फ्लेशन लो रहता है। अभी क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, एलएनजी के प्राइसेस बढ़ गए, तो जो अपना मेन कंपोनेंट है इन्फ्लेशन का वो अगर बढ़ने लगता है तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो आरबीआई रेट कट नहीं कर सकती, उल्टे रेट बढ़ाने पड़ते हैं तो डिमांड कम करने के लिए। अगर रेट बढ़ते हैं तो रियल एस्टेट को प्रॉब्लम आती है। तो सिचुएशन अब थोड़ी टफ हो गई है। ऊपर से रियल एस्टेट में क्या हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइल्स है, टाइल्स यानी सिरामिक कंपनीज एंड ऑल दैट। यहाँ मोरबी है, मैं अहमदाबाद में हूँ तो मोरबी है। अच्छा, बाय द वे लोग मुझे काफ़ी अमर से तपन नाम है ना तो बंगाली समझते हैं, लेकिन मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं गुजराती हूँ। ठीक है, हाँ, नाम तपन जो है वो बंगाली, आई थिंक आई करेक्ट बंगाली नाम है ना। एनीवन इफ यू आर देयर फ्रॉम बंगाल नो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। लेकिन हाँ, काफ़ी टाइम मुझे बोलते हैं तपन बाबू बाबू बोलते हैं बंगाली समझते हैं। बट एनीवेज, तो यहाँ मोरबी है तो मोरबी ऑलमोस्ट बंद है क्योंकि गैस अवेलेबल नहीं है। अब टाइल्स का प्रोडक्शन लिटरली बंद है। जो टाइल्स अवेलेबल है तो वो 20-25% महंगे मिल रहे हैं। तो 20-25% महंगे होते हैं ना, तो और तो आपका इनपुट, यस करेक्ट करेक्ट, सो उसके वजह से क्या होता है, क्या इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैं रियल एस्टेट की बात करूँ यानी डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ेगा इनडायरेक्टली, और मार्जिन कम होते हैं। अभी वो लोग ट्रांसफ़र नहीं करे कस्टमर को, लेकिन हाँ, हिट आता है। ऊपर से क्या होता है, थोड़ा स्लो डाउन होता है। ये मिडल ईस्ट में इतना बड़ा इशू हुआ तो एनआरआई काफ़ी बाई करते थे। यहाँ में देखो आजू बाजू ना 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ के फ्लैट्स है। मैं जो एरिया में रहता हूँ बहुत ही अच्छा एरिया है अहमदाबाद का, तो वहाँ 4-4 करोड़ के भी फ्लैट है और सब मोस्टली एनआरआई लेते हैं। अब एनआरआई का अगर पैसा नहीं आएगा, कम आएगा, आएगा तो सही, कम आएगा, या तो वो डिले करते हैं प्रॉपर्टी लेना, तो भी इशू होता है। और मिडल ईस्ट से मैक्सिमम पैसा आता है क्योंकि वहाँ अच्छे खासे लोग कमाते हैं। दुबई हो, अबू धाबी, फिर ओमान, कतार, सऊदी एंड ऑल दैट। तो वहाँ एक इशू आ सकता है हमारा बड़ा। तो रियल एस्टेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा खासा प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जो अच्छी बात है कि रियल एस्टेट ऑलरेडी काफ़ी डाउन है, तो यहाँ से मुझे और डाउन दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम होगी, जैसे शोभा है, ब्रिगेड, कितने सारे मैंने अभी नाम दिए आपको। कंपनियाँ अच्छी है, साइकिल अपटिक होगी तो ये बहुत भागेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिर चुके हैं। लेकिन यहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, वो है जैसे फॉर एग्जाम्पल अनंतराज हो गया आपका। अनंतराज में क्या है, हम लोग बात करते हैं हमेशा डेटा सेंटर की, लेकिन वो 5% 6% ही डेटा सेंटर उनके टोटल रेवेन्यू का, 95% उनका रियल एस्टेट है। ओके, तो रियल एस्टेट के वजह से अगर रियल एस्टेट स्लो डाउन आता है तो उसको भी स्लो डाउन आएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो फिलहाल पिछले 2 वीक से मैं कह सकता हूँ मेरा व्यू रियल एस्टेट के लिए बहुत पॉजिटिव था। मुझे लगा कि चलेगा, लेकिन ये पिछले 3 वीक, सॉरी 2 वीक नहीं, 3 वीक से जब से ये वॉर चालू हुआ है तब से मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल हो चुका हूँ। लेकिन अगर आप 3 साल 4 साल के रोक रहे हो, ये बहुत ही अच्छे लेवल पे मिलेंगे। मे बी आप देखो DLF 55% नीचे मिला है, लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टी शो में अच्छे है। ऐसा नहीं कि कंपनियां बंद हो जाएगी, लेकिन क्या होता है इनकी इन्वेंट्री खींच सकती है, तो उसके वजह से इशू आएगा। तो आप इन्वेस्ट करो तो थोड़ा लंबा समय सोच के करना। सडन जंप थोड़ा आना थोड़ा प्रॉब्लम है, और ये कितना लंबा चलता है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अगर इन्फ्लेशन बहुत हुआ तो थोड़ी डिमांड तो प्रॉब्लम में आएगी। अगर 2-3 वीक 1 महीना चला तो ये थोड़ा, आई थिंक आप लोग मुझे कितने लोग यूट्यूब में फॉलो करते, मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया था कि क्या रिसेशन आ रहा है। अगर 1 महीना ऑयल 110 के ऊपर आया तो ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। तो आप लो तो SIP मैनर में लो, और लेकिन लंबा सोच के लेना है आपको। क्लियर गाइस? देन जस्ट टाइप C4 क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, जस्ट टाइप C4 क्लियर। और देखो ये टाइम है गाइस आपको रीशफलिंग का। मैं सच बोल रहा हूँ, ये
जो वॉर सिचुएशन आई ना, इट्स कहते हैं ना कि रेयर सिचुएशन आ जाती है, उसमें यू हैव टू इवेल्यूट ईच एंड एवरी सेक्टर। मैं मानता हूँ कुछ सेक्टर जो 3 वीक पहले अच्छे थे वो भी शायद नेगेटिव जा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई नो, ये समझना बहुत ही ज़रूरी, इसलिए ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि कैसा इम्पैक्ट आएगा। टाइल्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है रियल एस्टेट में, और जो बिल्डिंग मटेरियल्स जो बनते हैं वो भी हम लोग सेगमेंट ले लेते हैं, तो चलो वो भी ले लेते हैं साथ में, जैसे टाइल सेगमेंट हो गया या बाकी सब जो बिल्डिंग मटेरियल्स बनाते उन सब में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एलएनजी एक बड़ा सोर्स था। एलएनजी की मैं बात करूं यानी गैस की बात करूं, गैस बहुत ही आपको चाहिए, ये सब बिल्डिंग मटेरियल यानी पाइप्स प्लाईवुड से लेकर सब कुछ, उन सब में डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। सो यू गाइस हैव टू बी रियली नो केयरफुल। अभी ऐसे आंख बंद करके इन्वेस्ट मत करना, मैं मेरा सिंपल सा आपको बोलना है, आंख बंद के इन्वेस्ट भी मत करना, आंख बंद करके रीशफलिंग भी मत करना। कहाँ कर रहे हो वो ज़रूर ध्यान में रखना। इट्स नॉट ईजी, हमको भी बहुत रिसर्च करना पड़ता है। मैं पूरे दिन आपने, मेरा तो सर चकरा गया है 3 वीक से। मैं तो कहते हैं ना कि रात को सोता हूँ तो ऑयल देख के सोता हूँ, क्या रेट है, उठता हूँ तो भी वो देखता हूँ। और आजकल मेरे वीडियोस भी ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आई जस्ट वांट टू गाइड यू कि कैसे आपको करना है। और ठीक है, मेरी नज़र में बहुत कुछ, हम लोग भी हमारे पोर्टफोलियो में कुछ रीशफलिंग करने वाले मेरे दिमाग में, लेकिन मैं अटक इसलिए रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब लगे सही समय तब करना है। ठीक है, बाय द वे आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो देखना चाहते हो गाइस तो लिंक दिए नीचे, वो देख लेना बाद में। 400 रुपीज़ पर मंथ से तो वो ज़रूर यूज़ कर सकते, तो वो डीमेट अकाउंट से लिंक होता है, तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन हाँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बट यू हैव टू बी केयरफुल इन इन्वेस्टिंग, क्योंकि अभी सस्ते दाम में, वो कहते हैं ना कि दिवाली ऑफर चल रहा है ना, सब कुछ सस्ता मिल रहा है, लेकिन क्या लेना है वो इम्पोर्टेंट, नहीं तो ना कचरा आपके घर पे आ जाएगा, वो चीज़ है। तो जैसे मैंने बोला बिल्डिंग मटेरियल एंड ऑल दैट नो, डीलर का नेटवर्क होगा और एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है, तो इन सब बिल्डिंग मटेरियल में इशू आएगा। तो यू हैव टू बी, जैसे प्रिंस पाइप हो गया या सेरा सैनिटवेयर हो गया, फिर बोरोसिल हो गया, इन सबको इम्पैक्ट आ रहा है। और कितना नीचे जाएगा हमें पता नहीं है, लेकिन कितने लंबे समय तक इम्पैक्ट होगा वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी और एक सेक्टर लेते हैं, वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल काफ़ी हद तक प्रेशर में था जब वो ट्रेड डील नहीं हो रही थी। अब ट्रेड डील होने लगी तो सबको लगा चलो यार शांति है, अभी ट्रेड डील भी चाहे 9 महीने टेक्सटाइल सेक्टर का बुरा हाल रहा, तो अभी हो, लेकिन प्रॉब्लम हो गया, ये वॉर आ गई। अब वॉर में प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जैसे मैंने बोला कि अगर ये लंबा चला तो डिमांड एक्सपोर्ट लेवल पे थोड़ी कम हो सकती है। कपड़ा एक ऐसी चीज़ है ना कि आप डीले आराम से कर सकते हो, कपड़ा लेना डीले आराम से कर सकते हो, चलो यार ठीक है इनफ कपड़े है, अभी लेना नहीं है, नेक्स्ट दिवाली में देखेंगे, ऐसी बात है। तो अगर यूएस ईयू का स्लो डाउन आता है वो डायरेक्ट ऑर्डर को इम्पैक्ट आता है, ओके, और गारमेंट्स और उसमें भी इम्पैक्ट आता है। प्लस सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो लॉजिस्टिक्स की आ रही है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लिटरली बंद है, लॉजिस्टिक्स में क्या हुआ है, सबने अपने भाव बढ़ा दिए हैं, ओके। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है, और ऊपर से एनर्जी का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो बहुत सारे इम्पैक्ट आ रहा है। पॉजिटिव भी बहुत है, देखो पॉजिटिव की मैं बात करूँ तो जो ईयू के साथ डील हुआ, ईयू बहुत ही अच्छा डील हुआ, बहुत ही अच्छा डील हुआ है। आई थिंक वो एक हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है जो ट्रेड डील हुआ है। यूएस के साथ तो ठीक था, यूयू का बेस्ट था, आगे जाके टेक्सटाइल में आई थिंक वी कैन हैव अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड एक्सपोर्ट। लेकिन वो अभी क्या होता, मुझे लग रहा था 1-2 क्वार्टर में संभल जाएगा टेक्सटाइल, ये इसके वजह से मुझे लग रहा है 2-3 क्वार्टर और लगेंगे। क्या टेक्सटाइल सेक्टर ख़त्म हो गया? ख़त्म नहीं हुआ है, वैसे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, डिले हुआ है, लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ गए, जो पहले प्रॉस्पेक्ट्स थे टेक्सटाइल के वो बढ़ गए। तो यस यू कैन लुक एट इट, बट यू हैव टू बी, देयर मे बी अ टाइम करेक्शन इन टेक्सटाइल सेक्टर। ऑफ कोर्स ये वॉर कब ख़त्म होता है उस पर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि क्या होता है कि अभी मैं जो सुन रहा हूँ कि एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ऑयल की बात करें कि हमें यहाँ $112 दिख रहा है पेपर में, लेकिन अगर आप फिज़िकल मार्केट में जाते हो तो इंडिया बास्केट है 140, 145, $145 पर बैरल पे आप हम लोग ऑयल एक्वायर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा गैप है। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो लोग अभी आप शिप्स जाते हैं
अब वो भी ऑयल यूज़ करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, करेक्ट। तो वो भी अपना रेंट बढ़ाएंगे ना, अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ाएंगे, वो भी 25-30-40% बढ़ चुके हैं, करेक्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ नाइटमेयर अगेन। जहाँ जहाँ सिचुएशन ख़राब हुए वहाँ वहाँ इम्पैक्ट भी आ रहा है। अभी हम लोग बोलते हैं कि यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी आपका गैस का कॉस्ट बहुत बढ़ चुका है, करेक्ट। तो आपको ये फैक्टर थोड़े ध्यान में रखने हैं, ओके कि ये ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। और अगर हाउ मेनी फॉलो मी ऑन यूट्यूब देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, वाई फॉर यस, ओके। और मैं बार बार आपको, कल भी आपने देखे होंगे मैंने 2-3 वीडियो कि आप किस तरह से कीजिए, क्या करें। देखो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल हियर, ओके। ये ऐसा नहीं है कि बस डालना चालू कर दो, ओके। प्रॉपर एनालिसिस करके डालना, और जल्दी मत करना, करो लेकिन इन्वेस्ट तो करो, लेकिन ऐसा नहीं पूरा डालो, SIP में डालो, लेकिन कहाँ डाल रहे हो वो बहुत ही केयरफुली, ओके। काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी नो केयरफुल ऑन दैट। थोड़ा समझो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है अभी, है ना। एम्पल अपॉर्चुनिटी, पहले लगता था अपॉर्चुनिटी क्या, अभी एम्पल अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए मैं बोला थोड़ा वहाँ आपको ध्यान रखें। वैसे टेक्सटाइल की बात करें तो चलो हम लोग ये भी बात कर लेते, जैसे LT फूड्स हो गया, वहाँ बासमती, जैसे ये बासमती हो या अवंती सीड्स हो गया एंड ऑल दैट, जिसका इशू भी अभी रिजॉल्व हो रहे थे और सडनली ये आ गया, वहाँ भी यही दिक्कत आ रही है, ठीक है। अभी प्राइजेस बढ़ रहे हैं काफ़ी हद तक। ईरान से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूक्रेन से भी काफ़ी हद तक राइस का प्रोडक्शन होता था। और मेरे हिसाब से ना अभी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इम्पैक्ट भी आएगा, तो वहाँ भी एक थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो किसका डोमेस्टिक ओरिएंटेड जो होगा ना, उसमें नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर वो थोड़े बचे रहेंगे, जिसका डोमेस्टिक सेल ज़्यादा होगा। तो उस तरह से थोड़ा आपको देखना चाहिए। कुमार, पावर सेक्टर और वो सब हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया, इवन होटल इंडस्ट्री लास्ट टाइम कवर कर लिया। मैं वो सेक्टर लास्ट टाइम जो 14 सेक्टर कवर किए मैं डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं, क्योंकि और 15 सेक्टर कवर करना, देयर आर 30 to 35 सेक्टर्स। सो इज इट ओके विथ यू? जस्ट टाइप ओके, क्योंकि मैंने बोल रहा हूँ ना, लास्ट थर्सडे का आप वीडियो, फ्राइडे का वीडियो देख लेना। ऐसा हो तो मैं लिंक दे दूंगा बाद में, ये सेशन के बाद मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। नहीं तो क्या रिपीट है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं बार बार सेक्टर रिपीट नहीं कर सकता, ओके। बहुत कुछ डिस्कशन के लिए है, सो आई डोंट वांट टू रिपीट द थिंग्स अगेन, ओके। सो वन हैज़ टू बी कीप इन माइंड, ठीक है। नाउ सो वापस आते हैं, तो वो सब में LT फूड्स एंड ऑल दैट में भी थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का होगा। अभी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे लॉजिस्टिक्स की। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी लॉजिस्टिक कंपनीज़ है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी सारी कंपनीज आती है लॉजिस्टिक्स में भी, ओके। तो फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो ये गेटवे आ गया, ऑल कार्गो आ गया, गति आ गया, गेटवे डिस्पैच आ गया, ब्लू डार्ट आ गया, बहुत सारी कंपनीज है जो आते हैं। उसका भी क्या हो रहा है कि अभी डोमेस्टिक में इशू नहीं आ रहा है, जो ग्लोबली करते हैं उनको इशू आ रहा है। तो वहाँ भी जो ग्लोबल ट्रेड साइकिल्स के इम्पैक्ट अच्छा खासा होगा। और इसमें कहीं ना कहीं अगर उनके कहते हैं ना कि अटक गए, लॉजिस्टिक अटक गया है, तो वहाँ भी एक थोड़ा थ्रेट रहता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलता है एंड ऑल दैट। तो वहाँ भी हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। ये सेक्टर ऐसे भी मुझे पहले से अच्छा नहीं लगे, क्योंकि ये है ना, दिस इज़ नॉट अ सेक्टर नो जिसने कमा के दिया है, ओके। तो अगर हो डोमेस्टिक में हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये डिलीवरी और ये सब, आई थिंक अगर लॉजिस्टिक में सबसे अच्छा कोई स्टॉक हो तो डिलीवरी है कंपेरेटिवली। अगर मैं थोड़ा भी अच्छा लगता तो डिलीवरी है, अदरवाइज बाकी सब स्टॉक्स में मैं ना उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ दिक्कतें ज़्यादा है, ओके। अब ऑयल की बात करें तो हम लोग ऑयल सेक्टर में भी बात कर लेते हैं, ऑयल एंड गैस की बात करता हूँ। तो ऑयल एंड गैस में देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है OMC होती है, एक होते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज। OMC क्या होती है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सिंपल है
कि अगर ऑयल के प्राइसेस नीचे रहते हैं $60 to $70 के बीच में तो बहुत कमाती है, जैसे BPCL, HPCL एंड ऑल दैट। लेकिन जैसे ये $75-80 क्रॉस हो जाते हैं वो नहीं कमाते। फिर कमाते हैं ONGC, रिलायंस, ऑयल इंडिया जो एक्सप्लोरेशन करती है, तो वो कंपनी ज़्यादा कमाती है क्योंकि ऑयल प्राइसेस जितना हाई होता है उन कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो अभी कोई OMC में फोकस नहीं करना। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो नॉर्मली ऑयल कंपनीज कम है, कुछ है जैसे डीप इंडस्ट्री, HOEC, लेकिन डायरेक्टली इसमें है नहीं। ओके, सो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ ओवरऑल ऑयल कंपनीज में अगर आपको जाना है तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज पे ही फोकस करना, ऑयल OMC में फोकस नहीं करना है। क्लियर? देन जस्ट हैव C4 क्लियर इन द चैट बॉक्स। नॉर्मली स्मॉल कैप मिड कैप में है नहीं तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन लेना है तो आप बड़ी कंपनी में ऑयल एक्सप्लोरेशन पे फोकस कीजिएगा। आते हैं कैपिटल मार्केट थीम में। कैपिटल मार्केट जिसमें आ गया ब्रोकर्स आ गए, वेल्थ मैनेजमेंट आ गया, AMCs आ गया एंड ऑल दैट। इसमें गाइस पहले बात करते हैं ब्रोकर्स के बारे में। ब्रोकर्स ऑलरेडी टफ सिचुएशन में है। एंजल लो और वो सब तो लार्ज कैप है, थोड़े मिड कैप भी अवेलेबल है, काफ़ी सारे छोटे छोटे 5 पैसा से लेके बहुत सारे सात्विक और काफ़ी सारे। मैं उतना बुलिश नहीं हूँ उसमें। रीज़न इज़ कि एक तो रूल्स जो आ रहे हैं सेबी के वो फेवरेबल नहीं है इन सब के लिए। ठीक है, हमारे पास भी एक ये सिर्फ एंजल था, वो भी हमने काफ़ी टाइम पहले निकाल दिया क्योंकि वो FNO को कर्व करना चाहते हैं। सेबी और RBI भी थोड़े रूल्स अपने टाइट कर रहा है। तो ब्रोकर्स आई एम नॉट बुलिश। वेल्थ मैनेजमेंट आप देख सकते हो। ओके, वेल्थ मैनेजमेंट जैसे ये आनंद राठी हो गया या 361 हो गया या बाकी सब काफ़ी सारे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जो आपके वेल्थ मैनेज करते हैं ना, जो म्यूचुअल फंड, इक्विटी और कमीशन बेस पे वो कम करते हैं, वो अच्छे कंपैरेटिवली, उनकी इनकम स्टेडी रहती है और वो कंपैरेटिवली ब्रोकर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए है। तो वेल्थ मैनेजमेंट देख सकते हो कंपैरेटिवली। डिपोजिटर्स जो होंगे जैसे CDSL एंड NSDL। CDSL NSDL सिंपल है, वहाँ वॉलेटिलिटी रहेगी, काफ़ी हद तक डिपेंड। ऐसे तो सभी ये स्टॉक है ना मार्केट से डायरेक्टली लिंक है। अगर जैसे ये मार्केट नीचे आया है तो इनको इम्पैक्ट आएगा, मार्केट ऊपर जाता है तो इनमें वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। लेकिन डिपोजिटर्स जो होते हैं CDSL NSDL, उनकी एक रेगुलर इनकम होती है। ठीक है, डिलीवरी बेस्ड उनकी इनकम, और जितने नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं तो वहाँ भी फ़र्क आता है। तो वो है, लेकिन वो स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम आप गिन सकते हो, ओवर द टाइम वो ग्रो करेंगे। बड़ी बात आती है प्लेटफॉर्म बिजनेस में। प्लेटफॉर्म यानी MCX, BSE, IEX, NSE, NCDEX भी है, लेकिन IEX तो छोड़ दो आप। IEX ऐसे भी डूब रहा है, मत टच करना। IEX में क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट के रूल्स आए हैं ना वो उनके फेवर में नहीं है, तो IEX तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आपको BSE, NSE वो सब अच्छे हैं, MCX भी अच्छा है। प्लेटफॉर्म बिजनेस का फ़ायदा ये है कि रातों रात कोई कंपटीशन नहीं आने वाली है। लेकिन ये सब स्टॉक्स थोड़े लार्ज कैप में, तो मैं स्मॉल कैप मिड कैप में आते नहीं, तो भी आपको बोलना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म बिजनेस इज़ मच बेटर बिजनेस देन अदर बिजनेस ऑल्सो। ऑनेस्टली ये अच्छा लुक्रेटिव बिजनेस है। तो वंस इट कम्स डाउन यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट इट। AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी में SIP ठीक ठाक आ रही है, लेकिन पिछले 2 महीने से SIP कम आ रही है। मंथली SIP का जो डेटा है थोड़ा कम हो रहा है, उसी के थ्रू DII ने मार्केट को बचा के रखा है। लेकिन ये सब डिपेंड्स होता है मार्केट सिचुएशन में। मार्केट सिचुएशन जैसे रिकवर होगी SIP वापस रिकवर होगी। अभी क्या होता है, फियर फैक्टर होता है, तो SIP लोग थोड़े कम कैंसिल भी करते हैं, जो करना नहीं चाहिए करते हैं, क्योंकि यही टाइम होता है लेने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। ओके, तो EMC एक आप देख सकते हो, लेकिन सबके वैल्यूएशन ऑन अ हायर साइड है। लेकिन यस, EMC है, जैसे वो आप देखिए एडवाइजरी मॉडल में, जैसे प्रूडेंट एडवाइजरी है, UTI EMC है, आई थिंक वो शायद मिड कैप उसमें कैटेगरी में आते हैं। लेकिन EMC में डू वेल ओवर द टाइम, सो वो आप
ज़रूर नज़र में रखिए। दूसरा एक है रजिस्ट्रार ऑफिस, कैम्स हो गया, केफिन हो गया, बहुत ही स्लो मूवर रहेंगे, भागते नहीं हैं, यानी बहुत ही स्लो, और काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसमें वो थोड़ा रहेगा, लेकिन इतने गिरते भी नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो संभल जाते हैं। अगर आप कैपिटल मार्केट में फास्ट भागने वाले देखो तो प्लेटफॉर्म बिजनेस रहेंगे सबसे पहले, जबकि डिपोजिटर्स हो गया या वेल्थ मैनेजमेंट, एएमसी और ये रजिस्ट्रार ऑफिस, कैम्स और केफिन, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेंगे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है। कैपिटल मार्केट ओवर द टाइम ग्रो होगा, तो वहाँ ऑफ कोर्स इस सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अनलेस आप ब्रोकर में करो, तो मैं उतना ब्रोकिंग बिजनेस में बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि गाइस मैं खुद ब्रोकर रहा हूँ, ठीक है, सालों से। मेरे पापा भी ब्रोकर थे, मेरी पूरी फैमिली ब्रोकर रही है, मुझे पता है वहाँ चैलेंजेस कैसे हैं, ठीक है। हमने 50,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैंडल किए, तो मुझे पता है कहाँ दिक्कतें आ रही है, तो मैं वहाँ इतना बुलिश नहीं हूँ, बाकी सब ठीक है। ओके, बाय द वे आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देन जस्ट ए वी फॉर वैल्यू गाइज, ओके, जस्ट ए वी फॉर वैल्यू। मैं सॉरी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे सेक्टर्स कवर करने हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन ज़रूर डालिएगा, आई विल ट्राई टू टेक इट ओवर। ओके, हम लोग कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में क्यों आपको फंडामेंटल जानना ज़रूरी होता है, ये रीज़न है। ये एक जो वॉर सिचुएशन आई ना, तो ये जो 40 सेक्टर है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, उस हर एक का एंगल चेंज हो जाता है, हर एक का एंगल चेंज हो जाता है। कि कोई बाई करने वाला सेक्टर सेल में भी चला जाता है, कोई सेल करने वाला सेक्टर बाई में भी आ जाता है। इसलिए आपको मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग हमेशा चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करो। हाँ, आपको एक वीक 10 दिन के लिए करना है तो फिर चार्ट्स देखो तो भी चलेगा, लेकिन आप जब बोलते हो कि मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है, मुझे मेरा पोर्टफोलियो 5 साल में 3 गुना करना है, तो ये सब समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैक्रो लेवल इंडिकेटर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि हर एक स्टॉक्स में क्या इम्पैक्ट आता है, कौन से रॉ मटेरियल में इम्पैक्ट आता है, उससे क्या होगा, उनका एक्सपोर्ट कितना है, उनका इंपोर्ट कितना है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, ये सब बहुत ही मायने रखता है। और जब इतना बड़ा फैक्टर आता है चीज़ें चेंज हो जाती है। या तो फिर बजट आता है, तो बजट में भी चीज़ें चेंज हो सकती है कुछ सेक्टर के लिए। कोविड में सिचुएशन चेंज हुई थी, करेक्ट। सो यू हैव टू नो अकॉर्डिंगली अवेयर ऑफ ऑल दिस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ पता ना चले तो वापस वीडियो देख लेना, लेकिन ये सब समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जब लंबे समय हम भी जब देखते हैं ना, जब ऐसी सिचुएशन होती है, मैं हर एक सेक्टर को वापस देखता हूँ हर रोज़। अभी इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, इसमें चलो हमने कौन से स्टॉक दिला है, उसमें कौन से स्टॉक दिला है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या कर सकते हैं, क्या चेंज करना चाहिए, यही हमारा डिस्कशन रहता है। कि अब ये हो रहा है, यहाँ ऑयल कम हो रहा है, यहाँ एलएनजी कम हो रहा है, अब एलएनजी से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स है, उसमें देखो उसके रिलेटेड सेक्टर कौन से। उसमें भी दो होता है, एक को फ़ायदा होता है, एक को नेगेटिव जाता है, करेक्ट। जैसे मैंने आपको कैसे बताया, पहले ओएमसी फ़ायदे में थे, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी नेगेटिव थे, ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग, क्योंकि ऑयल प्राइसेस 60 to 70 में था। जैसे ऑयल प्राइसेस अब 100 हो गए, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन का फ़ायदा हो गया, ओएमसी नीचे चले गए। सो आर यू गेटिंग इट, देन जस्ट हैव G4 गॉट इट। अभी अगर आप ओएमसी लेके बैठे हो, दिस इज द वर्स्ट टाइम टू होल्ड, आपको सेल करना ही करना है। अगर आपने सेल नहीं किया, आप अच्छे खासे 25-30%, 20% नीचे चले जाओगे, एंड दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। तो अगर आपको ये मैक्रो इंडिकेटर्स नहीं पता हैं, तो मैं सच बोल रहा हूँ, शर्म नहीं रखने की, सीखना नहीं सीख पाते तो एक्सपर्ट की हेल्प लो, लेकिन इसको अवॉइड मत करो, क्योंकि ये आपके पैसे का सवाल है, ये आपके पैसे के सवाल है, नहीं तो आप फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप मुझे NDT, CNBC या मेरे YouTube वीडियोस भी फॉलो करते हो, ओके, मुझे टीम में, मैं वहाँ सबको यही बोल रहा हूँ कि स्विच करना पड़ता है आपको तुरंत ही, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अभी बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। हाँ, वी टेक केयर ऑल दिस इन आवर पोर्टफोलियो शार्दुल, एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, ओके। इंश्योरेंस सेक्टर लेते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ अच्छी विजिबिलिटी है, नो डाउट इट, अच्छा प्रीमियम ग्रोथ हो रहा है। और अगर आप देखो, ये सब इंश्योरेंस सेक्टर में बैंक इंश्योरेंस होता है,
बैंक का एश्योरेंस क्या होता है कि आप जैसे SBI इंश्योरेंस है तो SBI बैंक के थ्रू सेल करती है, कोटक इंश्योरेंस कोटक बैंक के थ्रू सेल करती है, और एजेंसी नेटवर्क भी होता है। इसमें क्या हो रहा है कि अभी सिचुएशन ये आ रही है कि LIC का इम्पैक्ट नीचे जा रहा है और प्राइवेट इंश्योरेंस ऊपर जा रहा है। LIC मार्केट शेयर धीरे धीरे लूज कर रहा है और HDFC इंश्योरेंस, ICICI, SBI वो सब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये सभी लार्ज कैप है तो अगर आपको मिड कैप स्मॉल कैप में आई थिंक ये स्टार हेल्थ है, मेडी असिस्ट है, वो सब है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी कि क्या उनका ये सेक्टर में आपको कहते हैं ना क्लेम रेशियो देखना पड़ता है, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनका कहते हैं ना कि रोल ओवर कितना हो रहा है, फिर फॉरवर्ड प्रीमियम कितना कलेक्ट कर पा रहे हैं, और जो इंश्योरेंस के जो रेशियोज होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। जैसे बैंकिंग और NBFC के रेशियोज अलग होते हैं, वो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग से अलग होते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस के भी रेशियोज अलग होते हैं। परसिस्टेंट रेशियो देखना पड़ता है, क्लेम रेशियो देखना पड़ता है। अब वो सब मैं बात नहीं करता, लेकिन इसमें गाइस जैसे स्टार हेल्थ है या मेडी असिस्ट है या कोई और है, तो मैं चलो स्टार हेल्थ आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, मैं इतना बुलिश नहीं हूँ स्टार हेल्थ में। रीज़न वही है कि कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, ओके। और जनरल इंश्योरेंस अगर आप देखो ना तो सोली अगर कोई आपका सिर्फ हेल्थ केयर इंश्योरेंस कर रहा है जैसे स्टार हेल्थ कर रहा है तो वो नहीं चलाया। स्टार हेल्थ पता हो तो आपने राकेश झुंझुनवाला ने सपोर्ट किया था, यानी उसका ही है एक तरह से, लेकिन उतना परफॉर्म नहीं किया है। जनरल इंश्योरेंस मे बी डूइंग बेटर देन लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन जैसे ICI लोम्बार्ड एंड ऑल दैट, बट वो सब लार्ज कैप में आते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में कोई ऐसा इंश्योरेंस कंपनी है नहीं जो इतना ग्रेट कह सकते हैं। अगर जाना है तो लार्ज कैप में जाओ, वहाँ थोड़े इंश्योरेंस कंपनी सही है, लेकिन स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि अफलातून देंगे, लेकिन स्टेडी रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी ऊपर नीचे जाए इंश्योरेंस तो होगा ही होगा। और लेकिन उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी और IRDA के रूल्स को काफ़ी इम्पैक्ट आता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखती है। दूसरा एक सेक्टर काफ़ी जो फेमस है जैसे डायग्नोस्टिक सेक्टर। डायग्नोस्टिक सेक्टर यानी आप कह सकते हैं ना कि ये विजया डायग्नोस्टिक्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और वो सब, डॉक्टर लाल पथ और वो सब। या देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। कोविड के टाइम ये सब बहुत ही अच्छे चले थे, ये सभी अगर आप देखें ना तो बहुत ही अच्छे चले थे। उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो मार्जिन था बहुत ही अच्छा था उस टाइम पे, यानी इतना पैनिक है। कोविड के बाद सडनली लोग जागरूक हो गए, अब लोग ब्लड टेस्ट तो ऐसे कराते थे हर 6 महीने में या साल में, वो लोग अपना बॉडी प्रोफाइल कराते हैं ऑल दैट, करेक्ट। और जो प्राइस जो चार्ज करते थे वो धीरे धीरे नीचे भी आ रही है। अब आप देखो गली गली में आपको लेबोरेटरी मिल जाएगी, एग्री और नॉट देन जस्ट आई बिफोर एग्री, करेक्ट। तो उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया और उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई एंटर नहीं कर सकता, कभी भी कोई भी एंटर कर सकता है। इसलिए मैं बोला वो थायरोकेयर का है ना, कौन वो जो फाउंडर वेणुगोपाल या क्या नाम है, जो जिसने बेच दिया अपना थायरोकेयर और वो निकल गया, सही टाइम पे निकला, सही यानी उसने अपना दिमाग लगाया, उसने देखा कि मेरा वैल्यूएशन पीक पे है, अभी कोई इतना वैल्यूएशन कभी आने, उस टाइम पे निकला है। बाद में कंपनी ने कुछ परफॉर्म नहीं, आई डोंट नो, वेणुगोपाल ही था ना, बहुत टीवी में भी आता है एंड ऑल दैट। उसने सही टाइम पे वो डायग्नोस्टिक बिजनेस से निकल गया। हमको लगता है कि बहुत अच्छा सेक्टर है, लेकिन पता है आपको ये टाटा वो सब एंटर हुए ना, वो तो हाफ प्राइस में देते हैं, कभी भी डिस्टर्बेंस आ सकता है इस सेक्टर में, ओके। तो वो वैल्यू हाँ वैल्यू, ओके। तो आप इस सेक्टर को, मुझे कंपटीशन की वजह से मैं इतना वो नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस टू कस्टमर B2C ठीक है, B2B में तो और मार्जिन कम है, तो उसके लिए आई फील के वो ये बिजनेस इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव, बट इट्स योर चॉइस, बट दैट इज़ व्हाट आई फील। जो मुझे लग रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे ये सेक्टर इतना लुक्रेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है।
अभी हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। अभी यह देखो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे जैसे कावेरी सीड, धनुका एग्रीटेक। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है समर। ये 4 महीने, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास, ओके। और इसी टाइम पे ही ये स्टॉक्स भागते हैं। अगर आपको इस पर खेलना है ना तो फेब्रुआरी में ये सब फर्टिलाइजर स्टॉक लेके रखना है और जुलाई अगस्त में बेच देना है। हमेशा मैं देखता हूँ ये स्टॉक भागते हैं फिर नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि आपका सोइंग सीजन स्टार्ट होता है, रेन आता है एंड ऑल दैट। लेकिन रेन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। ज़्यादा रेन आ गया तो भी प्रॉब्लम है, कम रेन आया तो भी प्रॉब्लम है। बहुत ही साइक्लिकल है। लेकिन ये कंपाउंडिंग मशीन नहीं है, ये कंपाउंडिंग मशीन नहीं है। ये एग्रो बिजनेस जो होते हैं ना वो सीजनल बिजनेस होता है। तो अगर आप जैसे काफ़ी लोग ये कावेरी सीड्स, धनुका एग्रीटेक से लेके इवन दीपक फर्टिलाइजर, देखो बहुत सारे एग्रो केमिकल भी है। तो आप ध्यान रखो कि आपका एंट्री एग्जिट बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि नो कब एंटर करते हो और कब निकलते हो। क्योंकि अगर वो सही नहीं रहा तो आपका नो प्रॉब्लम आएगा और आप फंसने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। सो मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर को मैं राय नहीं दूंगा कि आप कीजिए। इसमें आपको एंट्री एग्जिट बहुत ही सही चाहिए। इसलिए हमारे कोई भी ये जो मैं देखो मैं क्लियर कट बोल, मैं जहाँ मैंने ना बोला है वो सेक्टर हमारे भी पोर्टफोलियो में नहीं है। मैंने वो स्टॉक्स कभी लिए भी नहीं है। साइक्लिकल स्टॉक्स नॉर्मली मैं लेता नहीं हूँ क्योंकि उसमें अगर आप गलत एग्जिट सही टाइम पे नहीं गए तो प्रॉब्लम। और हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि क्लाइंट को हम लोग सेल भी बोलते हैं ना, सही टाइम पे वो सेल नहीं करते, फिर रुक जाते, 15 दिन में वो स्टॉक नीचे आ जाता है। इसलिए अभी हमने वो स्मॉल केस थ्रू क्या है कि डीमेट अकाउंट लिंक किया है तो भाई वो तकलीफ़ ना हो। अदरवाइज़ इसमें आपका निकलना, सही टाइम पे निकलना बहुत ही ज़रूरी है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मेटल सेक्टर में क्या हुआ कि भाई ऑफ कोर्स नो कि ये सब चल रहा है तो गोल्ड नीचे आ रहा है, सिल्वर नीचे आ रहा है क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर नीचे आ रहा है। अभी मेटल सेक्टर में भी अगर आप देखें बहुत ही अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है। सबके मार्जिन एक्सपांड हुए, स्टील सेक्टर में मार्जिन एक्सपांड हुए हैं। हिंडाल्को एल्यूमिनियम ले लो, जिंक ले लो, कॉपर ले लो, लीड्स ले लो, हर जगह। लेकिन एक ही कैवेट आप समझ के चलना कि ये साइक्लिकल बिजनेस है। तो अगर किसी के पास भी, अभी इसमें स्मॉल कैप थोड़े कम है, लेकिन अगर किसी के पास भी है तो आप थोड़ा कहते हैं ना कि स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। रिवर्स मारेगा तो बहुत ही ख़राब तरीके से रिवर्स मारेगा, क्योंकि ये अपने कहते हैं ना ऐसे नीचे आ गए, जैसे हिंदुस्तान कॉपर वो सब 25-30% नीचे आए। कॉपर को बोलते हैं कि भाई कॉपर इज़ द नेक्स्ट गोल्ड, क्योंकि ईवी में और वहाँ सब यूज़ बहुत होता है। लेकिन जब क्या होता है कि हर एक चीज़ एक वैल्यूएशन पे ठीक है, ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कभी वैल्यूएशन जज नहीं कर पाते। खास करके आप जब अपने काम में बिजी होते हैं तो आप नहीं जज कर पाते। तो इसलिए यहाँ भी आपको स्टॉप लॉस लगा के चलिए। रिवर्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और रिवर्स आता है तो फिर आपके प्राइस से नीचे जाए, फिर आपको लगा अरे यार छोड़ दो, अभी नहीं करना है। करेक्ट। सो मेटल्स में इस लेवल पे इन्वेस्ट करना मैं तो ना बोलूँगा। अगर करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए करो, लॉन्ग टर्म के लिए तो इस लेवल पे बहुत ही हाई है। ओके, अब बात करते हैं गाइस। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ मेरे व्यूज़ बोल रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। आप खुद अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिएगा, ओके। और हमारे मेंबर्स तो ऑलरेडी आप पोर्टफोलियो में देख ही रहे होंगे, लेकिन डोंट टेक इट ऑन फेस, ओके। तो प्लीज़ टेक केयर, ओके। एग्री देन जस्ट है बिफोर एग्री करेंगे, क्योंकि मुझे बार बार बोलना पड़ता है, सेबी के रूल्स हैं मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन मैं सोचा कि आपको मेरा ओपिनियन दूँ, बाद में इट इज़ योर कॉल कि आपको क्या करना है। अभी बात करते हैं रिटेल ज्वेलरी कंपनी की। ज्वेलरी ऑफ कोर्स नो, अगर आप देखो तो अच्छे खासा डिमांड आ रहा है और ज्वेलरी कंपनीज आर डूइंग वेल। बीच में एक स्लैक पीरियड आया था, वापस ये ऊपर जाने लगे, ठीक है। ज्वेलरी में बहुत अच्छे खासे आप देखो तो स्टॉक्स नीचे भी आए हैं, और नो क्योंकि वो भाग गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है ज्वेलरी। गोल्ड की डिमांड अभी नीचे आई है, गोल्ड ऊपर जाएगा, लिख के दे। दिस इज द टाइम टू स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय गोल्ड एज अ हेज टू योर पोर्टफोलियो। तो गोल्ड सिल्वर जो नीचे आ रहा है टेंशन मत लो, आप SIP मैनर में बाय कर सो। दैट इज़ व्हाट आई फील। ओवर द ईयर्स ये गोल्ड ऊपर जाने वाला है, ठीक है। और सिमिलरली ये जो ज्वेलरीज कंपनीज है ना, मेरे को लग रहा है कि आगे जाके भी दे में डू वेल। काफ़ी सारे है, जैसे सेंको गोल्ड है, फिर प्योर गोल्ड है, फिर काफ़ी सारे मैं एक PN गडगिल है, ऐसे लेके काफ़ी सारे ज्वेलरी कंपनीज हैं। ओवर द टाइम दे विल डू वेल। और एक बार अभी रिटेल इन्वेस्टर को पता चल गया कि भाई गोल्ड में रखना ज़रूरी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एज अ ज्वेलरी या एज अ गोल्ड लेके बाय कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। आगे जाके गोल्ड के प्राइस भी बढ़ेंगे। और ये सभी स्टॉक्स जो है अभी एक अच्छे खासे वैल्यूएशन में अवेलेबल है। सो यस, यू कैन थिंक अबाउट इट। कल्याण ऑल्सो, कल्याण, टाइटन में सबकी बात, मैं ओवरऑल सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि दे आर अवेलेबल एट अ वैल्यूएशन वेयर यू कैन ऑलवेज लुक एट इट। हाँ, तो आई थिंक अच्छे खासे पिट भी गए, रिजल्ट्स इतने भी ख़राब नहीं आ रहे जितने स्टॉक्स नीचे आए, लेकिन बढ़ भी इतने गए थे, करेक्ट। तो कीप दैट मच। सो आई एम वेरी मच नो ओके विद द ज्वेलरी सेक्टर। रही बात रिटेल बिजनेस की, रिटेल बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जैसे रिटेल की मैं बात करूँ तो डी मार्ट ले लो, V2 रिटेल ले लो, का विशाल मेगा मार्ट ले लो, से ही लेके ये जो ऑफलाइन स्टोर्स है ना, उसमें इम्पैक्ट आ रहा है अच्छा खासा। अब डी मार्ट देखो पिछले 4 साल से चला ही नहीं है। विशाल मेगा मार्ट में भी मैं बुलिश नहीं हूँ, V2 रिटेल में भी नहीं हूँ, क्योंकि आपको ऑनलाइन इतनी कंपटीशन आ रही है कि आप जाते हो। मैं साल में, यार मैं सच बोलूँ, बहुत कम मैं भी बहुत ही कम गया हूँ खुद की बाइंग, बच्चों की बाइंग करने के लिए। मेरी वाइफ ऑर्डर ही अमेज़ोन से और फर्स्ट क्राई हो या ऐसे कोई हो, वहाँ से हम लोग कर देते हैं। यानी कहते हैं ना कि 10% चांस है कि हम लोग कोई स्टोर में जाके या पेंटलून में जाए या लाइफस्टाइल में जाके बाई करें। तो आपकी कंपटीशन ऑनलाइन ज़बरदस्त आ रही है। आप देखो ट्रेंड ट्रेंड की भी हालत क्या है। जूडियो में देखो कितनी ख़राब हालत हुई। जूडियो का जो पहले परफॉर्मेंस था वो नहीं आया, तो 50% से ट्रेंड डाउन है। मैं अभी भी इतना बुलिश नहीं हूँ। तो वही चीज़ है कि इट्स वेरी टफ टू जस्टिफाई दिस हाई वैल्यूएशन। तो भी ट्रेंड अभी 74 के पी में, ऑफकोर्स वो लार्ज कैप है, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ। सिमिलरली विशाल मेगा मार्ट का, सिमिलरली अगर डीमार्ट देखो 80 का पी चल रहा है। मुझे याद नहीं हम लोग कब डीमार्ट गए थे पिछले 4 साल में। जब मेरे फादर थे वो जाते थे, रिटायर्ड पर्सन थे, कोविड में उनकी डेथ हो गई, बाद में हमने कभी गए नहीं है। पूरे दिन यही ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये वो यूज़ कर रहे। एक बार आपने वो यूज़ करना चालू कर दिया, 10 मिनट में डिलीवरी, आप कहीं और जाओगे नहीं, आप 2 रुपये प्रीमियम दे दोगे, प्लस वो डिस्काउंटिंग ऐसे करते हैं। तो आई डोंट थिंक रिटेल इज़ अ बिजनेस वेयर देयर इज़ अ मोट। तो आप बोलो तो क्या मैं जोमेटो, स्विगी या इंटरनेट कंपनीज बाई करूँ? तो वहाँ भी दिक्कत है। इंडिया मार्ट हो ले लो, जस्ट डायल ले लो एंड ऑल दैट, यार कंपटीशन बहुत है। ये सब लॉस मेकिंग है। जस्ट डायल लॉस मेकिंग नहीं है, इंस्टामार्ट भी शायद लॉस मेकिंग नहीं है, लेकिन वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया। चलो पहले मैं डिटेल की बात कर रहा हूँ, जोमेटो, स्विगी एंड ऑल दैट स्टफ। आई डो वो लोग स्मॉल के मिड के में नहीं आते, लेकिन अभी यू वांट टू टॉक अबाउट दिस, देन जस्ट आई वाईफाई जस्ट करता हूँ, नहीं तो फिर मैं दूसरा ले लेता हूँ सेगमेंट। ओके, मैं बोला कि चल उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड हियर के एक ही लाइन में मैं बोल देता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है कि लॉस मेकिंग ज़्यादा है। तो अभी लॉस मेकिंग उनके जो क्विक कॉमर्स में कब होगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। सो वो एक दिक्कत है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा बुलिश नहीं हूँ। और क्या होता है कि जो इजी मनी होती है ना, इजी मनी ऐसे ख़राब सिचुएशन में बाहर निकलने लगते हैं, और ये लोग लॉस मेकिंग होके भी वैल्यूएशन हाई है, सो दैट इज़ वाई दे आर फॉलिंग अ लॉट। अभी भी मुझे पता नहीं वो कब जाके प्रॉफिट मेकिंग करेंगे। तो रिटेल की मैं बात करूँ, जैसे विशाल मेगा मार्ट एंड ऑल दैट, V2 रिटेल एंड ऑल दैट, तो मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। इंटरनेट कंपनीज में भी थोड़ा आप ध्यान रख के चलना, जैसे ईज माई ट्रिप हो गया, इजी ट्रिप प्लानर्स हो गया, से लेके ऐसे सब कंपनीज जो ऑनलाइन होते हैं, दिक्कत है, काफ़ी बड़ी दिक्कत है। हाँ, लेकिन अगर आप उसी ऑनलाइन कंपनी से बात करो तो Paytm एंड ऑल दैट, दे आर डूइंग वेल।
जो जो आपके ट्रांजेक्शन्स कराते हैं ना यूपीआई वाले, वो अच्छा है, लेकिन वो फिनो पेमेंट वो सबसे दूर रहो। जहाँ गवर्नेंस का इशू है ना, उन सब से तो दूर ही रहो, क्योंकि गवर्नेंस का जहाँ इशू होता है वहाँ एक बड़ी दिक्कत होती है कि वहाँ कहते हैं ना कि क्या कुछ निकल जाएगा, जहाँ क्रिमिनल केसेस चालू हो गए तो वहाँ मत करना। बट यू हैव टू सी आर दे प्रॉफिटेबल। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी रिटेल कंपनी लो तो क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर वो इंटरनेट कंपनीज है, प्रॉफिटेबल नहीं है तो थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ऐसे माहौल में ऐसे कंपनियां बहुत पिटती है, ज़बरदस्त पिटती है। सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट, क्योंकि मैंने देखा है ओवर द टाइम ये सब कंपनीज है ना इजी मनी में ज़्यादा चलती है। दूसरा एक सेक्टर लेते हैं, वो है टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रा की बात करते हैं। टेलीकॉम में तो देखो ऐसे तो बड़े में ये तीन है, जियो जो अपना रिलायंस है, भारती एयरटेल है और वोडाफोन है। मैं बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हूँ वोडाफोन में से मार्केट शेयर जा रहा है और टेलीकॉम इंडस्ट्री में जा रहा है पूरा, जैसे भारती एयरटेल वाले, तो वहाँ मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। 2 लाख की लायबिलिटी कैसे रीपे करेंगे पता नहीं, तो आई एम अगेंस्ट वोडाफोन आइडिया। भारती एयरटेल मे डू वेल, रिलायंस विल डू वेल, लेकिन लार्ज कैप में आते हैं। उसमें ये तेजस नेटवर्क्स एंड HFCL वो सब आते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसमें भी आप देखो तो परफॉर्मेंस उस तरह से रहा नहीं है। सो उसमें भी मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। ओवर द टाइम बड़ी कंपनियां उसमें आ जाती है, नो मार्केट डिस्टर्ब कर देती है। केमिकल बिजनेस, काफ़ी सारे केमिकल बिजनेस है जो आपके ये लास्ट सेगमेंट ले लेते हैं सेक्टर, जो आपके स्मॉल कैप और मिड कैप में, लेकिन केमिकल सेक्टर भी बहुत ही ख़राब समय से जा रहा है। ये जो कहते हैं ना कि जो EU और US का ये केमिकल सेक्टर एक्सपोर्ट बहुत करते थे, अब वहाँ क्या हुआ है कि ये जो हुआ है अपना वॉर के वजह से वहाँ डिमांड का इम्पैक्ट आएगा, और डिमांड का इम्पैक्ट आएगा तो डायरेक्टली इन सब सेक्टर्स को अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा। तो मुझे ये लग रहा है कि केमिकल सेक्टर विल टेक टाइम टू रिकवर। डिमांड डिस्ट्रप्शन बहुत ही बड़ा है, और काफ़ी सारे जो की कंपोनेंट होते हैं जैसे सल्फ़र हो गया, यूरिया हो गया, वो सब की स्कैरसिटी है। तो इनके प्रोडक्शन कितने डिले हो गए हमें पता नहीं है, और आपको हर एक कंपनी वाइज आपको देखना पड़ेगा कि वो उनके मेन रॉ मटेरियल कौन से, क्या उनमें तो डिमांड डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। अगर उसमें डिमांड डिस्टर्बेंस आ रहा है तो डायरेक्टली प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा और आगे जाके उसमें होगा। सो बी केयरफुल इन केमिकल सेक्टर, हाथ मत लगाना, जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन केमिकल। ऐसे भी 2 साल से नहीं चल रहा था, ऊपर से ये वॉर की वजह से और बड़ी दिक्कत आ गई है, तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान रखें। इसमें टाइम लगेगा मुझे लग रहा था 1 क्वार्टर में आ जाएगा, मैं अभी भी नेगेटिव था, लेकिन अब ये जो हुआ है इट विल टेक 2-3 क्वार्टर मोर टू, आप कहते हैं ना, स्टेबलाइज होने में। ओके, चले गाइस, यहाँ तक रखते हैं, ऐसे भी मैं टाइम एक्सटेंड हो गया, लेकिन मैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन बाय द वे आपको अभी तक कैसा लगा सेशन गाइस? यस, वैल्यूएबल, और क्या सीखा आपने आप लिख सकते हो, बट यस आई विल टेक योर क्वेश्चंस आल्सो, बट यस, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ गाइस, पार्ट 1 आगे वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, लेकिन सेंसिबल हो के, ये आपत्ति में ही अपॉर्चुनिटी है। ओके, एंड नो, अगर मैंने सेक्टर का आपको थीम दिया है स्टॉक वाइज, तो उस तरह से अगर आप चलेंगे ना, बिलीव मी नो, यू विल बी काफ़ी अच्छी तरह से आप इसको टैकल कर पाओगे। ओके, बहुत बढ़िया, वैल्यूएबल। और मैं एक अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, अगर मैंने ओपन रखा है तो मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, ओके, दूसरी स्लाइड ओपन करनी है। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि मैंने कल, आप लोगों ने पता नहीं मेरा वो यूट्यूब वीडियो देखा था कि नहीं देखा था, बट वांट टू शो यू वन थिंग कि ये जो पीरियड है अपना, ओके, तो और आप में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए कि इस लेवल पे इन्वेस्ट करें या कब करें एंड ऑल दैट। तो आपको एक बात समझ लो कि जैसे ये रहा, 1 मिनट, 1 मिनट, या ये बंद करता हूँ और दूसरा ओपन रखता हूँ तो पता चलेगा। तो यहाँ गाइज एक बात समझो, हाँ ये रहा,
कि ये 2 मिनट आप मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि देखो वॉर सिचुएशन, आर यू एबल टू सी दिस गाइज, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, कि वॉर सिचुएशन बहुत आई है हमारे पास में भी। ओके तो जैसे फॉर एग्जांपल ईरान, यस ओके, जैसे ईरान इराक का वॉर है, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो आप देखो कि ये वॉर में अगर आप देखो तो नो ऑलमोस्ट 18% का फॉल आया था। ओके 10% का अगर आप देखो तो ओवरऑल, 1 मिनट आई जस्ट शो हियर, या तो आप देखो एक महीने में वो 18% का फॉल था, 6 महीने में 27%, और एक ईयर में 50 थी। आर यू एबल टू सी ने, जस्ट टाइप वाई फॉर यस, ओके। एंड इफ यू सी देन द अनदर फॉल केम, दिस वॉज इन 1982-88, 8 साल ये वॉर चला था। ठीक है, फिर गल्फ वॉर आया था। ओके और गल्फ वॉर में वो जो था वो पता है ना, इराक ने बेसिकली कुवैत पे हमला किया था, उसमें भी 18% गिरा था, लेकिन बाद में एक महीने वो 8% और एक साल में वो 65% मार्केट अप था। ये मार्केट की मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कारगिल वॉर जो 1999 में हुआ था, आप देखो उस टाइम पे 12% से मार्केट गिरा था, एक साल में वो 11%, 6 महीने में वो 25% बढ़ा था। ठीक है, अगर हम लोग 9/11 की बात करें, अफगान वॉर, ओके जहाँ 9/11 यूएस में होता, फिर अफगानिस्तान पे आई थिंक 15 साल वो वॉर चला था, मार्केट 16% गिरा, एक महीने में 15% बढ़ा, 6 महीने में 35, एक साल में 17% बढ़ा। ठीक है, इराक 2 वॉर, इराक का जो फिर बाद में यूएस ने इराक पे हमले किया वो देखिए, ऑलमोस्ट 6 महीने में 46 और बाद में एक साल में 86%। इनिशियली वो 10% गिरा, अभी हम लोग 11% गिरे हैं अपने टॉप से, इतना याद रखना, हम लोग अभी 11% गिरे हैं अपने टॉप से। फिर मुंबई, अपना मुंबई 11 हुआ था, उसमें 8% गिरे और एक साल में हम लोग 91% अप थे। ठीक है, ये रशिया यूक्रेन जो अभी भी चल रहा है अभी भी चल रहा है, 12% थे, 6 महीने में 8%, एक साल में 9%। ओके और अभी बात करें हम लोग इसराइल हमास का जो वॉर हुआ था, उसमें आप देखो 6% माइनस थे और 23% एक साल में, एक महीने में 8%। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप देखियो ये एक साल में आप देखिए कितना बड़ा है। करेक्ट, what do you think after in 1 year once the war is over, do you think you will get a very good return just like y4 years? देखो ये मैं हिस्ट्री बताऊं, मैं करूँ कि ये नहीं कि ये ही रिपीट होगा, लेकिन चांसेस कितने हैं कि आपको आप गेन करेंगे जस्ट टाइप y4 years, इफ़ यू एग्री विथ मी। ये बताने का रीज़न ही वो है, ये बताने का रीज़न ये है कि भाई आप डरो मत, ये वॉर हो रहा है, हाँ एवरी वॉर हैज़ अ डिफरेंट एंगल। इस बार एनर्जी, इस बार लोगों को लगता है कि हाँ भाई इस बार तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो है मैं मानता हूँ, क्योंकि एलएनजी को इम्पैक्ट है, ऑयल का इम्पैक्ट है, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप कमाओगे। ओके आप कमाओगे तो देखो यार 50 साल में कोविड आके चला गया, हम संभल गए ना, तो अभी भी संभलेंगे, एग्री ना, करेक्ट, अभी भी संभलेंगे। द मेन थिंग इज आप सही समय पे आपका देखो ये सिचुएशन ने ये 8 वॉर की सिचुएशन बताई, उसमें कहीं भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आप अच्छा कमा लेते। मैं इनडायरेक्टली वो बताना चाहता हूँ, तो वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप इस पे फोकस करें कि ना कि भाई ये होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सुनी है मैंने, और मैं ये भी मानता हूँ कि फोकस ऑन व्हाट इज़ इन अंडर योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में ट्रंप नहीं है, आपके कंट्रोल में ईरान नहीं है, ना तो ये इजराइल है। आपके कंट्रोल में क्या है कि आप सही में पोर्टफोलियो कैसे बनाते हो और रीशफलिंग कैसे करते हो, सही स्टॉक्स में जाते हो कि नहीं, बस वही है, तो वो कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। ओके चलिए, सो अगेन गाइस, डू यू वांट टू नो अबाउट अवर मॉडल पोर्टफोलियो गाइस? यस, देन जस्ट आई एम फॉर मॉडल इन द चैट बॉक्स। और वही मैं आप लोगों को नो हाउ वी यूज टू, ऑफकोर्स आप में से काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स जो हमारे पैकेज लिए हुए, लेकिन नो आई जस्ट वांटेड टू शेयर यू जो नए आए, हाउ वी कैन हेल्प यू आउट ऑन दैट। ओके चलिए, तो लेट मी शो यू अबाउट दैट। ठीक है, सो 1 minute. Anyone, if you are able to see this, then just type yes in the chat box. Okay, so CT earnings compound
अगेन सुनाई दे रहा हूँ? सॉरी, वो इंटरनेट का इशू था. यस, ओके, आई शेयर इट अगेन, आई शेयर इट अगेन. सॉरी गाइस, थोड़ा इंटरनेट का इशू था. ओके, सो this is our SEBI number, and I do regularly come on video. So no, like ET Now, Swadesh हो या CNBC हो, ZTV हो, NDTV, Money 9. Tomorrow also I am coming on NDTV Profit and CNBC also. ठीक है, ये निकुंज दालमिया के साथ, और काफ़ी सारे मेरे टीवी शोज़ रेगुलर, आई थिंक आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे. एंड नो, दिस फ्रॉम NDTV. And I do come our regular publications on Mean, Economic Times, Business Standard, Business Today and all that. ठीक है, and our services are good, that's why I do come on TV regularly. Okay, और यही सब बातें करता हूँ जो मैं आपके सामने बात करता हूँ मैं. ओके, चलिए, नाउ ये मॉडल पोर्टफोलियो है क्या और आपको किस तरह से बेनिफिट करेगा. तो देखिए, अभी हम लोग यहाँ क्या करते हैं इसमें, कि आपको एक स्टॉक लिस्ट देते हैं. जैसे अभी ये 12 स्टॉक की लिस्ट देते हैं. आपका वो डीमेट अकाउंट से लिंक हो सकता है, और उसका एलोकेशन भी हम ही बताते हैं कि इसमें 10% डालना है, इसमें 5%, इसमें 6%, ऐसे. एंड उसका पीरियोडिक रिव्यू और रीबैलेंसिंग करते हैं, और वो आपका डीमेट अकाउंट से लिंक होता है. और अगर आप लिंक करते हो डीमेट अकाउंट, तो अपने आप डीमेट अकाउंट में एलोकेशन हो जाता है. रीबैलेंस होता है, जब भी कुछ भी चेंजेस होते तो आपको नोटिफिकेशन आता है थ्रू व्हाट्सअप, ईमेल एंड एवरीथिंग. आप उसको अप्रूव करते हो तो अपने डीमेट अकाउंट में वो चीज़ें चेंज हो जाती है. ओके, सो दैट इज़ नथिंग थ्रू स्मॉल केस वी डू. ओके, सो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको. जैसे सिटी अर्निंग कंपाउंडर जैसे हमारा है, बहुत ही 400 रुपये पर मंथ पे है, बहुत ही कम रेट पे है. बट नो, इट विल हेल्प यू फॉर द इंटीग्रेशन एंड नो हैविंग अ वेरी गुड पोर्टफोलियो. तो इसमें हम लोग पूरा, जैसे मैंने बोला कि मैं और मेरी टीम, जिसमें सभी चार्टर अकाउंटेंट्स है, दे आर ऑल्सो सेबी रजिस्टर. वी क्रिएट अ स्टॉक लिस्ट, वेट एलोकेशन है, और रिव्यू रेगुलर होता है. ठीक है, आपको उसमें सब्सक्राइब करना है. जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू पे द फी एंड यू हैव टू सब्सक्राइब विद द स्मॉल फी. वंस यू सब्सक्राइब, आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप ये पोर्टफोलियो देख के ही डायरेक्टली मैन्युअली अपने डीमेट अकाउंट में बाई करो, वो भी पॉसिबल है, या तो आप अपना डीमेट अकाउंट हमारे पोर्टफोलियो से लिंक कर दो, वो भी ऑप्शन होता है. ओके, वो अगर करते हो तो क्या होता है कि मिनिमम जैसे 46,000 रुपीज़ है इन्वेस्टमेंट, तो उतना पैसा आपको अपने डीमेट अकाउंट में रखना है, हमारे पास नहीं, आपके पास रखना है. और आप जैसे वो ट्रिगर करते हैं इनिशियल पोर्टफोलियो, वो आपके डीमेट अकाउंट में अपने आप बाई हो जाता है इन दैट एलोकेशन. ओके, तो सिंपल, यानी आपको खुद जाके एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. और फिर वो पोर्टफोलियो हम लोग रेगुलर रिव्यू करते हैं, और फिर हम लोग समझ लो कोई चेंज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला है कि फॉर एग्जांपल टाटा पावर निकाल के ABB इंडिया लेना है, तो आपको SMS आता है, व्हाट्सअप आता है, ईमेल आता है, ऐप नोटिफिकेशन आता है कि तपन दोषी ने ये चेंज बोला है, डू यू अप्रूव दिस. आप उसको अप्रूव करते हो तो अपने आप डीमेट अकाउंट में वो चेंज हो जाता है. ठीक है, अब आप बोलोगे तो ये डीमेट अकाउंट क्या आपके वहाँ खुलाना है? नहीं, आपका जो करंट डीमेट अकाउंट है वही, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं होगा, सिर्फ लिंक होगा. ये कैसे फ़ायदे में रहेगा? जैसे PMS होता है गाइस, मैं पहले पोर्टफोलियो मैनेजर भी रहा हूँ. उसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम में मिनिमम 50 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं. वो 1.25 लाख या 1.5 लाख की फ़ी चार्ज करते हैं. मैं रहा हूँ पोर्टफोलियो मैनेजर, इसलिए मुझे पता है. ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मिनिमम 46,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये एग्जीक्यूशन होगा, नहीं तो आपको 25,000 डालने तो मैन्युअली तो कर ही सकते हो. तो यहाँ कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. मिनिमम फ़ी जो है ये 4,800, 400 इंटू 12 यानी 4,800 प्लस GST, यानी 5,600 के आसपास आता है. करेक्ट, उतना आप पे करते हो, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन हो जाता है, और पूरे साल में आप को मैसेजेस आते रहेंगे. आप अप्रूव करोगे तो अपने आप चेंजेस आपके डीमेट अकाउंट में होगा. लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि आपको अप्रूव करना पड़ेगा. PMS में वो पोर्टफोलियो मैनेजर खुद करेगा, लेकिन उसकी फ़ी बहुत होती है. लेकिन इससे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है, दूसरा, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है तकरीबन, लेकिन मेरे कुछ ऑलरेडी स्टॉक्स है, पुराने स्टॉक्स, उसका क्या? हाउ मेनी हैड दैट क्वेश्चन, देन जस्ट आई मीन द चैट. ओके, मेरे पास ऑलरेडी 50 स्टॉक्स है, 100 स्टॉक है, उसका क्या? तो उसके लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, उसके लिए अभी हमने स्टार्ट किया है मंडे का सेशन. ठीक है,
तो मंडे का सेशन क्या होता है कि वीकली पोर्टफोलियो रिव्यू होता है, वीकली मार्केट ओवरव्यू होता है। मंडे 9 PM हर एक मेंबर्स में आप अटेंड कीजिएगा। आप वहाँ Q&A पूछ सकते हो, यानी आपके स्टॉक्स रिलेटेड, सेक्टर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, यू हैव टू डू इट। ओके, पोर्टफोलियो क्वेरीज जो होगी वो भी आपको रिजॉल्व करनी, वो मंडे का सेशन ज़रूर अटेंड कीजिएगा। आप पूछ सकते हो स्टॉक क्वेरीज, आपके म्यूचुअल फंड क्वेरीज, कोई भी पूछना है आप पूछ सकते हो। सो विल इट बी हेल्पफुल देन जस्ट हैव H4 हेल्पफुल, यानी आपके कोई और क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग आंसर देंगे। जैसे कल होगा, कल 9 बजे सेशन है, तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं उन सबको मैसेज जाएगा और कल आप वो सेशन अटेंड करके ये सब आप रिजॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग हियर, गॉट इट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द बेनिफिट। आपके क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ एक के बाद एक, जस्ट वेट। ओके, एंड द प्राइस इज व्हाट, प्राइस है गाइस, अगर आप क्वार्टरली प्लान लेते हो तो 500 प्लस GST है, रिन्यूएबल होता है। हाफ ईयरली 450 प्लस GST, ईयरली 400 प्लस GST। ठीक है गाइस, बहुत ही छोटी फ़ी है। अब उसमें आप 1 करोड़ रुपए डालो, 10 लाख डालो या 50,000 डालो, फ़ी यही रहेगी। और इसका बेनिफिट आपको, आप बोलोगे ये क्यों फ़ी इतनी रखी है, क्योंकि हमें भी ब्रोकर इंटीग्रेशन का पेमेंट करना पड़ता है। ये सब ब्रोकर से टाइप होता है, तो सिस्टम टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा चार्ज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग हियर। सो दिस इज़ व्हाट यू विल गेट हियर। आप उसको लिंक इसको लिंक हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के साथ, तो अपने आप एग्जीक्यूट होगा। एंड सी गाइस, ये छोटी सी फ़ी इसलिए है क्योंकि आपको एक मेंटल पीस मिले कि कोई देख रहा है। हम लोग एडवाइजरी चला रहे थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एडवाइजरी में क्या हो रहा था, हम रेकमेंडेशन दे रहे हैं, लोग जाके ऐप में चेक नहीं कर रहे, हम बाय बोल रहे, हम सेल बोल रहे, कोई करता नहीं, फिर 1 महीने बाद करने जाते तब तक गाड़ी निकल जाती है। ये हम लोग क्यों लाए, अभी हमने डीमेट अकाउंट भी लिंक कर रहे हैं कि कुछ भी पंगा कुछ भी हो तो आप ऑन द स्पॉट करें, करेक्ट। नहीं तो क्या होता है कि हमने बोला सेल, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि भाई एंजल ब्रोकिंग बेच दो 2900 में, ठीक है, लोगों ने बेचा नहीं, अभी 2200 आ गया, फिर अब नीचे क्या करें। तो वही होता है कि एग्जीक्यूशन यहाँ इजी होगा और आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक होगा, इवन दो आप अपने जॉब या बिजनेस में बिजी हो। दैट इज़ द बेनिफिट you are getting here. Okay, now also फ़ायदा क्यों है आपके पास, क्योंकि आप जो होते हैं ना, आपको पता नहीं होता मार्केट नीचे तो आप रैंडम स्टॉक पिकिंग हो जाए करने लगता है। देखो अभी सभी पोर्टफोलियो डाउन है, किसी का भी होगा पोर्टफोलियो, कोई ऐसा नहीं बोला कि मेरा डाउन नहीं है, सबका डाउन होता है। ठीक है, लेकिन उसमें सिलेक्ट क्या करना है, तो आप रैंडम सिलेक्ट करते जाते हो और वही 20, 50, 100 स्टॉक हो जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि बेचना क्या है और आप बेच ही नहीं पाते, करेक्ट। जैसे एक पोजीशन कितना किस में डालना है, ख़राब स्टॉक को आप एवरेज करते ही जाते हो, फिर आप इमोशनल एग्जिट हो जाते हो कि नहीं यार ये अभी निकल जाते हैं, रीबैलेंस करते हो, यानी कभी कोई स्टॉक ही नहीं बेचते, अरे आएगा ना ऊपर आ जाएगा, ऐसे नहीं बेचते। कितने लोग यू आर नॉट सेलिंग स्टॉक देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट, वो क्या आप सेल ही नहीं कर पाते हो, वही उसी वजह से आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है और फिर आपका परफॉर्मेंस ही नहीं आता है। जबकि हम लोग यहाँ क्या करते हैं, रीबैलेंस करते हैं ना, तो हम लोग एक स्टॉक निकालते तो दूसरा स्टॉक लाते हैं, करेक्ट, सब्स्टिट्यूट लाते हैं, एंड दैट इज़ द बेनिफिट यू आर गेटिंग हियर। हम लोग ट्राई करते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करें, नहीं तो प्रॉब्लम यही होता है कि वो चलता ही रहता है। ओके, अगेन ओवर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग नॉर्मली, करेक्ट। सो ये सब बचने के लिए ये है। सुरेश, हम लोग ये जो स्ट्रक्चर लाए ना सुरेश, अभी आपको व्हाट्सअप भी मिलेगा, इसमें व्हाट्सअप भी आता है, कोई भी चेंजेस होता है तो आपको व्हाट्सअप नोटिफिकेशन भी आता है, इसलिए अभी हमने सिस्टम ये पूरा चेंज किया है। तो करंट जो सिटी अर्निंग फ्रेमवर्क है वो अर्निंग ग्रोथ फोकस है, क्वालिटी बिजनेस हम लोग पकड़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एलोकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यूएशन अवेयरनेस, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पे फोकस रहता है। ठीक है, अभी आपके लिए ये सही टाइम है ये सब लेने के लिए। द रीज़न इज़ कि बट एट द एंड ऑफ द डे आगे जाके ये हेल्पफुल रहेगा आपको बहुत ही। अगर आप 3 साल 4 साल बाद देखोगे आपको लगेगा दिस यू मेड अ वेरी गुड डिसीजन। और मैं तो फोर्स ही कर रहा हूँ कि आप ये सिस्टम ले लेना,
₹400 पर मंथ कुछ नहीं होता है। ओके, 400 प्लस जीएसटी यानी ₹470 पर मंथ। धुरंधर देखने जाओगे ना, उतने की एक टिकट आती है धुरंधर की। लेकिन ये आपको पोर्टफोलियो और सिस्टम एग्जीक्यूशन भी मिल रहा है। हमारे जो पुराने मेंबर्स है गाइस, आई वांट टू टेल यू, हमारे वो सिस्टम इंटीग्रेशन नहीं करता, यहाँ हमने सिस्टम इंटीग्रेट किया है, तो ये चार्जेस उसके हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड। सो वो आपको समझ, डीमेट लिंक करना है तो ये उसके चार्जेस हैं, ठीक है। ये कुछ फ्री में नहीं होता गाइस, क्योंकि हमें ब्रोकर्स को भी इंटीग्रेशन के वो लोग भी चार्ज करते हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड वर्सेस सिटी, तो इसमें फ़र्क क्या है? म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे, यू ओन द यूनिट, सिटी अर्निंग में आप पोर्टफोलियो ऑलरेडी ना, कहते हैं ना कि स्टॉक्स आपके ही डीमेट अकाउंट में आ रहे हैं, वहाँ 1.5 से 2% एक्सपेंस रेशियो होता है। यानी अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, हर साल आप 1.5 लाख रुपए फीस पे करते हो। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो ये 5,200 या 300 रुपये उतना ही पे करोगे। यहाँ वहाँ मैनेजर कंट्रोल सब करता है, यहाँ आपका अप्रूवल चाहिए, ठीक है। यहाँ रीबैलेंस वहाँ अपने आप होता है, यहाँ रीबैलेंस क्लिक से होगा। आपको लमसम करना है, एसआईपी करना है, सब कुछ कर पाओगे। वहाँ इंडिविजुअल स्टॉक नहीं बेच सकते, यहाँ बेच सकते हो। यानी आपके पास, आपको समझ लो 20,000 रुपये की ज़रूरत है, आप जाके कोई स्टॉक बेच दो अपने डीमेट अकाउंट से, कोई रोकेगा नहीं, आपको मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके जो 50-100 स्टॉक ऑलरेडी है उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। मैं आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं पाऊंगा, तो वो आपके ही कंट्रोल में। आपको बेचना है तो आप कभी भी बेच सकते हो। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपका डीमेट अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, मैं आपके बिहाफ पे ट्रेड नहीं कर पाऊंगे। लेकिन आप अगर डीमेट अकाउंट लिंक कर देते हो तो आप क्लिक ऑफ द बटन ऑटोमेशन हो जाएगा, ओके। आप ही सभी होल्डिंग रखोगे, यू कैन एग्जिट एनी टाइम, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसमें, कि आप अपने नए स्टॉक ऐड कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। सेल करने के लिए मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, यू आर गेटिंग इट, बिलीव मी गाइस। और अगर आप मानना चाहते हो, अगर आपको पिछले 1 घंटे में मेरे पे थोड़ा भी ट्रस्ट आया है, स्ट्रक्चर वे में अगर आप पोर्टफोलियो मेंटेन करो, चांसेस आपके बहुत 70 to 80% बढ़ जाएंगे कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। स्ट्रक्चर के बिना इन्वेस्ट करोगे, एक ले लिया, वो ले लिया, फलाना ले लिया, ढिमका ले लिया, नहीं कमाओगे। लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि मैंने हज़ारों पोर्टफोलियो देखे। स्ट्रक्चर वे में नहीं जाओगे तो नहीं होगा। इफ़ यू एग्री विथ मी देन जस्ट हैव A4 एग्री। अगर आपने पास में ये देखा हो तो आपके खुद के पोर्टफोलियो से नहीं कमाते आप, कितना भी मार्केट अच्छा क्यों ना हो जाए। तो उसके लिए एक मेथड फॉलो करते हैं सही। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर आपको चेक करके एक सही दवाई देते हैं, वो सही दवाई लेते हो तभी ठीक होते हो। तो ये सही दवाई है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत माना, लेकिन यही सही है, ठीक है। आप कितने भी इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ लो, सब घूम फिर के यहीं आ जाएंगे आप, ओके। और रीबैलेंसिंग का क्या प्रोसेस होता है, हम लोग रेगुलर वो पोर्टफोलियो जो आपको देंगे वो आपको हम लोग रिव्यू करते रहेंगे। उसमें कोई भी चेंजेस है तो आपको इंटीमेशन आएगा थ्रू व्हाट्सअप, ईमेल एंड ऑल दैट। आप उस व्हाट्सअप में आया, आपको बस अप्रूव करना है। जैसे ही आप अप्रूव करोगे, आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर, जैसे मैंने बोला ना कि टाटा पावर निकलना है, वो निकल जाएगा और ABB आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ओके। तो दैट इज़ व्हाट। अगर आप बोले नहीं तपन, मुझे आपने भेजा नोटिफिकेशन, मुझे नहीं करना है, तो मत करो, आपकी मर्जी, कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है। अबे आप बोलोगे नहीं तपन 46,000 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ओके, तो लेकिन मेरे पास तो 20,000 रुपये ही है फॉर एग्जांपल, तो क्या करूँ? तो मैन्युअली डाल दो, आपको पोर्टफोलियो तो दिखेगा ही ना। डीमेट अकाउंट लिंक करके उसके थ्रू करना है, वो ऑप्शनल है आपके पास। आपके पास 46 से कम है तो आप 20,000 लेके आप वहाँ पोर्टफोलियो हिसाब से डाल ही पाओगे। लेकिन आपको समझ लो 2 लाख डालने तो आप 50,000 के 4 इंस्टॉलमेंट करके डाल सकते हो, ओके। और सिस्टम अपने आप वो एलोकेट कर देगा। अभी ऐसा कर सकते हो क्योंकि मार्केट डाउन है, पता नहीं है आपको कहाँ जाएगा। ये 23,000 है, शायद 22,000 भी जाए, 21,000 भी जाए। तो SIP मैनर में करना है तो कर सकते हैं। तो 50,000 के नीचे तो आप मैन्युअली डाल दो, उसके ऊपर है तो आप सिस्टम से कर डाल दो। क्लियर देन जस्ट हैव C4 क्लियर, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। 5,000 भी डाल पाओगे, लेकिन वो मैन्युअली डालना पड़ेगा। फिर मैन्युअली जैसे आप शेयर बाई करते हो ना, वैसे ही, ओके।
SIP ऑप्शन भी अवेलेबल है कि हर महीने आपको समझ लो 50,000 डालने हैं, तो आप इस डेट पे 10 तारीख को आपको हर महीने 50,000 डालने हैं, तो आप वो भी सेट कर सकते हो। लेकिन मिनिमम 46 तो होनी ही चाहिए, उसके बिना सिस्टम नहीं कर पाएगा, फिर वो मैन्युअली करना पड़ेगा। ओके, आप मॉडिफाई कर सकते हो SIP का, SIP का भी मॉडिफाई कर पाओगे कि भाई मुझे 50,000 लेकिन अभी मुझे ₹1,00,000 पर मंथ करना है, तो कर सकते हो। मुझे बंद करनी है, बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगा कि यार मार्केट नीचे जाएगा, ये SIP में तो यार 4 महीने में जाएगा, मैं काम करता हूँ 1 वीक में ही 2 लाख डाल देता हूँ, तो हडोस डाल दो, बटन दबा के डाल दो मैन्युअली, 50,000 एलोकेट हो जाएंगे। ओके, तो आप पे मैं पॉज एंड स्टॉप एनी टाइम, टॉप अप एनी टाइम, दिस इज द बेस्ट थिंग यू आर गेटिंग हियर। ओके, सो नोटिफिकेशन व्हाट्सअप से आएगा, ऐप नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल अलर्ट आएगा, रीबैलेंस होगा, तो सब जगह से अलर्ट्स आएंगे आपको, और कम्युनिकेशन भी आएगा। आप अपने स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो भी देख पाओगे, ठीक है। और मैं आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं पाऊंगा, मैं आपके डीमेट अकाउंट को कंट्रोल नहीं करूंगा, आप रीबैलेंस स्किप कर सकते हो, और एक्स्ट्रा पैसा जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको लग रहा है चलो 23,000 है, मैं थोड़ा तो डाल दूँ, 50% अपना कैश का डाल दूँ, तो आज रात को आपने समझ लो 2 लाख का सेट करके रख दिया, कल 9:15 को जो हमने 12 स्टॉक दिए थे उसमें 9:15 को जब मार्केट ओपन होगा अपने आप अपने डीमेट अकाउंट में वो सब बाय हो जाएगा। आप बोलोगे 2 लाख रुपए कहाँ रखने, आपके डीमेट अकाउंट में रखने, मुझे नहीं देने, मुझे तो सिर्फ ये फीस आएगी और कुछ नहीं होगा। ओके, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट। ये जो 12 स्टॉक दिए वो आपको वही लिंक में अगर लॉग इन करोगे हमारे वेबसाइट में तो आपको वो 12 स्टॉक दिखेंगे। क्लियर? सो जैसे मैं बोला, दिस इज द बेस्ट ऑफर आई कैन गिव इट यू, और आंख बंद करके ले लो, थोड़ा भी अगर मेरे पे भरोसा करते हो तो। बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है, एंड ईजिली इट विल पे यू ऑफ। फीस की टेंशन मत लो, फीस तो ऐसे निकल जाएगी, लेकिन अब सिस्टमेटिक वे में जाओ। दिस इज़ वॉट माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन। और टेंशन मत लो, हमारा मंडे सेशन होता है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर मेल भी कर सकते हो। बाय द वे मंडे सेशन होगा ही, उसमें आपकी सब स्टॉक क्वेरी सॉल्व होगी। और उसमें फ़ायदा क्या है कि वहाँ भी होस्ट टू पैनलिस्ट होता है, जैसे आज होस्ट टू पैनलिस्ट है, आपका पोर्टफोलियो किसी और को पता नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कुमरन ने बोला है कि भाई मेरे पास 200 रिलायंस है, तो मैं ऐसा नहीं बोले कुमरन के पास 200 रिलायंस है, मैं बोलूँगा रिलायंस में क्या करना है। और उसमें क्या होगा, जब वो सेशन अटेंड करते हो आप सभी की क्वेरी सुनते हो, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स का पता चलेगा कि इसमें करना क्या है। ओके, सो हाउ मेनी आर गोइंग टू पे, देन जस्ट टाइप P for pay in the chat box guys. This is the best thing I can give it to you at this level. Okay, and take it with both hands guys, take it with both hands. 1 minute, I'll give you the link. So this is the link. चलिए राकेश, आप हमारे एडवाइजरी के भी प्लान हो ना गाइज, लिसन मी, तो ये इंटीग्रेशन का अलग है, क्योंकि ये सिस्टम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये अलग है। सो अगर आप एडवाइजरी में हो और आप मैन्युअली करना चाहते हो तो वो वहाँ तो है ही। ओके, चलिए, एंड आई कॉल आउट द नेम जिसका पेमेंट आएगा। लेकिन दिस इज द बेस्ट थिंग, इवन दो यू आर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर टेकिंग इन, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन का मेजरली प्रॉब्लम है। कितने लोगों को एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम आता है कि सही टाइम पे आप लेते नहीं, सही टाइम पे सेल नहीं करते, देन जस्ट बिफोर एग्जीक्यूशन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम हम लोग इसके थ्रू यही सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। आई कॉल आउट द नेम्स ऑल्सो, मीनवाइल आई जस्ट शो इट टू यू हाउ वन हैज़ टू डू इट। 1 मिनट, जैसे मैं बता देता हूँ। गाइज, आर यू एबल टू सी दिस वेबसाइट? आप वो लिंक क्लिक करोगे तो ये दिखेगा आपको, ठीक है। ये देखिए मिनिमम 45,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एनीवन रेजिंग हैंड, आई विल टॉक टू यू, जस्ट गिव सम टाइम। और यहाँ देखो सब्सक्राइब नाउ बटन है। आर यू एबल टू सी दिस? देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस, जस्ट टाइप वाई फॉर यस। ओके, सो नाउ यू कैन क्लिक दिस सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। और फिर यहाँ क्या करना है, अरे 1 मिनट, 1 मिनट,
ये एक मिनट है, मेरा है ना ऑलरेडी सब्सक्राइब है, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट सब्सक्राइब नाउ मैं। अच्छा, ईमेल आईडी चेंज करता हूँ ना, एक मिनट। नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सब्सक्राइब हूँ, लेकिन यहाँ से आपको क्लिक करके करना है। ओके, इफ़ यू वांट 1 मिनट आई, शायद आपको ये आवाज़ आ रही है, देन जस्ट टाइप लेट मी नो। गाइज, ये आवाज़ आ रही है आपको? वीडियो की आ रही है? जस्ट टाइप वाई फॉर यस और एन फॉर नो। बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कम। आ रही है ना? ओके ओके, सो आई जस्ट शो इट टू यू हियर। सो वंस या हियर, जस्ट अगेन लेट मी नो इफ यू आर एबल टू हियर दिस। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, क्लिक किएगा तो ये आपको आ रहा है यहाँ, यस, यहाँ आपको आ रहा है कि भाई अपना ईमेल आईडी डालिए। तो फिर जैसे मैंने मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप आगे कंटिन्यू करेंगे। कैन एनीवन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इफ यू कैन हियर इट? ठीक है, अभी यहाँ प्लान है। ठीक है, कि कौन से प्लान चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए, ये इस तरह से प्लान है जो काफ़ी नॉमिनल है। ठीक है, और मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आपको दिया है क्योंकि अर्ली लॉन्च है। तो ये भी आपको यहाँ आपका ऑफर अप्लाइज 25% से। आपका फोन नंबर मांगेगा, तो जैसे भी करते हो। ठीक है, फिर आपका पान का फोन नंबर मांगेगा, तो जैसे मैं अपना डालता हूँ कि ये क्या किसके लिए, ये है बेसिकली हमारे कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये इस एस्ट्रो सेबी रूल्स, तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पान कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो, मैंने पान कार्ड और फ़ोन नंबर डाला, वेरीफाई फ़ोन नंबर। ठीक है, ये ओटीपी आ रहा है। ठीक है, मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा, 3958। ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके, ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात। ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए, ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आएगा। तो देखिए आ रहा है। ठीक है, ओके, आप इसको डील भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरा पेज आपको अगर डील करना है हमारे साथ जो है वो होगा। ठीक है, और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए, अभी आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई हाँ भाई हो गया आपका। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको जाना है लीव। देखिए आपका ये कीजिए, तो इन्वेस्ट नाउ कीजिए। Venkata, your payment received. Devendra, your payment also received. Shiny, your payment also received. Guys, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, यस यू कैन पे। एनी कोई क्वेश्चन है और आप चाहते हो हमारी टीम आपको कॉल करे तो भी आप अपना नंबर दीजिएगा। ओके, अब आपको है ना अपने कहते हैं बुकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो बुकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है। ब्रोकिंग तो उसको कंटिन्यू कीजिए, वो आपको अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, ICICI है, ज़रोदा, जहाँ भी है उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये अभी कोटक नियो में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड में अपना
डीमेट अकाउंट का डालूंगा वो लिंक हो जाएगा। वापस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो, ठीक है। नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ तो देखिए ये मैं लॉगिन हो गया मेरे कोटक के अकाउंट में, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आप लॉगिन टू कंटिन्यू, आप देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है। राजेश, योर पेमेंट रिसीव्ड। राजेश, sorry Rajesh, then Suhani, your payment also received, और नहीं ये अभी तक नहीं है तो ओके गाइस, यू मेक द पेमेंट, आई लेट यू नो, ओके। या आपको SIP करनी है तो आपको वन टाइम प्लस SIP करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हो। अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स, ठीक है। ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी, ओके। और फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो, ठीक है, तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा, ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी कोटक अकाउंट से लिंक है तो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे इन अ वे आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप SIP करते हो हर महीने ये डिडक्ट होगा, और अगर आप वन टाइम करते हो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम यहाँ जो अमाउंट है यहाँ जैसे 44,000 इतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ, ओके, गॉट इट गाइस। 1 मिनट, पेमेंट करके स्मॉल केस चलिए। नाउ यस, पेमेंट डन, आई लेट मी चेक। एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स गाइस। यस राधेश्याम, योर पेमेंट रिसीव। राधेश्याम, इस डीमेट अकाउंट लिंकिंग कंपलसरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। आपको नहीं लिंक करना है और आप सिर्फ पोर्टफोलियो देके मैन्युअली बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ रोहन, यस देखो एक और भी चीज़ है, जैसे आपको अपनी वाइफ का डीमेट अकाउंट लिंक करना है और सब्सक्रिप्शन आपके नाम पे करना है तो कर सकते हो। आप आपके नाम से सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर क्या करना, वाइफ का डीमेट अकाउंट आप लिंक कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ही डीमेट अकाउंट लिंक होना चाहिए, ठीक है। मैं लिंक दे देता हूँ, मैं वो वीडियो की लिंक भी देता हूँ अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और टीम मेंबर्स की डिटेल भी दे देता हूँ, टीम मेंबर्स की भी देते हैं। वेंकट, अगर आप ऑलरेडी स्मॉल केस यूज़ कर रहे हो आपको हमारा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ क्लिक ऑफ द बटन में आ जाएगा क्या आपने कौन से स्मॉल केस सब्सक्राइब किए उसके बेस पे।